हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव एकेडमी। देखिए, हमने कल जो भी क्लास में बात किया था, हम उसके आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले जो भी क्लास चले हैं उसमें केवल मैंने दो टॉपिक की बात किया था। एक किया था सूत्र का लिखना, ठीक है, बता रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाएंगे, और साथ ही साथ हमने कुछ यौगिकों का नाम भी लिखना सिखाया था। और साथ ही साथ हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाया था। दो बातें हम लोग सीखे थे इसके पिछले वाले में। एक तो सूत्र लिखना सीखे थे, और दूसरा हमने क्या लिखा था, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। और आज वाले क्लास में सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार की होती है वो सीखेंगे। और कुछ अभिक्रियाओं को परिभाषा भी लिखेंगे, और कुछ अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे। ठीक, फिलहाल चलिए देखते हैं। आइए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, ये हम लोगों को क्या करना है, आज सीखना है। देखिए, मुख्यतः अगर हम लोग बात करेंगे, मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूं। मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया कितने, हम लोग एक पढ़ेंगे, कौन सा, योगात्मक। योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, ये मेरा पहला होगा। दूसरा हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कितने हो गए, दो हुआ। और साथ ही साथ आएगा एक विस्थापन अभिक्रिया। कितने हो गए, विस्थापन अभिक्रिया। एक तो हो गया मेरा संयोजन अभिक्रिया, मतलब योगात्मक अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, संयोजन। और इसी को बोलते हैं संकलन। कौन सी अभिक्रिया, संकलन। पहला मेरा होगा योगात्मक अभिक्रिया, मतलब संयोजन अभिक्रिया, या फिर संकलन अभिक्रिया। दूसरा हमारा क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया, और नहीं तो इसी को बोलते हैं विखंडन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विखंडन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विखंडन। और थर्ड हमारा होगा विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग प्रतिस्थापन के नाम से भी जानते हैं। प्रतिस्थापन क्या चीज, अभिक्रिया। कितने प्रकार के हम लोग सीखेंगे, तीन प्रकार की अभिक्रिया। अब देखिए, एक एक बात करें। हाँ, साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इसके साथ साथ अभिक्रिया ये भी होती है। ठीक, चलिए, तीसरा क्या था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। और ध्यान दीजिए कि साथ साथ हम लोग इन अभिक्रियाओं की भी चर्चा करेंगे, बट ये अभिक्रियाएं जो होंगी इन्हीं तीनों में पाया जाएगा। जैसे पहला हम लोग बोलेंगे आक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा हम लोग बोलेंगे, इसी को उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। दो हो गए, दो करें, एक हुआ। इसके बाद हम लोग लिखते हैं अपचयन क्या, अभिक्रिया। और साथ साथ उष्माक्षेपी, उष्मा छेपी। और फोर्थ नंबर
उष्मा शोषी। और इसी के साथ साथ आक्सीकारक, आक्सीकारक, और एक और पढ़ेंगे अपचायक, और साथ ही साथ अवक्षेपण। इतनी अभिक्रियाएं हम लोग क्या पढ़ेंगे इसी में, योगात्मक में, वियोजन में और विस्थापन में। ये सब इन तीन अभिक्रियाओं में क्या होंगे दिखेंगे। हाँ, साथ ही में एक और पढ़ेंगे रेडॉक्स। रेडॉक्स यह अभिक्रियाएं क्या होंगे, मुख्य रूप से जो हमारी प्रातः योगात्मक अभिक्रिया मतलब संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, वो सभी अभिक्रियाओं में, उन सभी अभिक्रियाओं में ये सभी अभिक्रियाएं पाई जाएंगी। आक्सीकरण, अपचयन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, आक्सीकारक, अपचायक और अवक्षेपण। ये सब हम बारी बारी से क्या लिखेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे और इनका एक एक ठो परिभाषा भी बताएंगे। फिलहाल में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसकी संयोजन अभिक्रिया की। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की बात करें, उसके बाद एक एक ठो हम लोग क्या करेंगे परिभाषा भी लिखते हैं और साथ ही साथ क्या कर ले आगे भी हम लोग बढ़े अभिक्रियाओं में। ठीक, चलिए देखिए इधर पहला मेरा होगा कौन सी अभिक्रिया, संयोजन। संयोजन क्या अभिक्रिया, हम क्वेश्चन में बताएंगे, यहाँ पे परिभाषा में नहीं बताएंगे। देखिए संयोजन अभिक्रिया वे होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या लिख सकते हैं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें दो या दो से अधिक, दो से अधिक अभिकारक जुड़कर, अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। कौन सा उत्पाद, एकल उत्पाद, उत्पाद का निर्माण करता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऐसी मुझे अभिक्रियाएं लेने हैं जिसमें दो अभिकारक आपस में संयुक्त करके जुड़ करके या अभिक्रिया करके केवल और केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखिए ए आ प्लस बी आपस में बात क्या बना रहा है, ए बी, मतलब एक ये और एक ये दो आपस में जुड़ने के बाद क्या बन गया, एक बन गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, संयोजन के नाम के से जाना जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, H2 और प्लस Cl2 आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बना, H और Cl, और कितनी बार होगा, तो देखिए दो ठो आपस में जुड़ करके क्या बन गया, एक बन गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं किसके नाम से जाना जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहां देखिए C प्लस O2 आपस में जुड़ करके क्या बन गया, CO2। साथ ही में Cu और अगर Cl2 लिया जाए तो बनेगा क्या चीज, CuCl2। उसी तरीके से Mg प्लस O2 लिए जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, MgO, संतुलित कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा, हमारा रासायनिक समीकरण में संयोजन अभिक्रियाएं देखी जा सकती है, जिसमें दो ठो आपस में जुड़ करके क्या बनेंगे, एक बनेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाओं किसके नाम से जाना जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। हाँ, संयोजन अभिक्रियाओं में कुछ और अभिक्रियाएं होंगी, लेकिन हमने अभी किसी अभिक्रिया की चर्चा नहीं किया है, इसलिए हम इन अभिक्रियाओं में उन अभिक्रियाओं के नाम नहीं लिखेंगे। उष्माक्षेपी भी आएगा, उष्माशोषी भी आएगा और संयोजन में, और
ऑक्सीकरण भी आएगा और अपचयन भी आएगा। किसी का ऑक्सीकरण होगा, किसी का अपचयन होगा। तो मैं जब क्वेश्चन रखूंगा सारे अभिक्रियाओं का परिभाषा लिख करके, अभिक्रियाएं बता करके जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उसमें हर एक अभिक्रियाओं को मैं क्या करूंगा, बताऊंगा उसमें कि संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ कौन सी अभिक्रियाएं और उसमें इंक्लूड है, उष्मा क्षेपी है कि ऑक्सीकरण है कि अपचयन है कि ऑक्सीकारक है कि अपचायक है कि अवक्षेपण है। जो भी अभिक्रियाएं हैं वो सभी अभिक्रियाएं हम डिस्कशन करेंगे जब क्वेश्चन एनसीईआरटी के खुलेगा तब। दूसरा ये हुआ आपका संयोजन अभिक्रियाएं। दूसरी अभिक्रियाएं चले तो दूसरी अभिक्रियाओं में देखिए जस्ट इसी के विपरीत होंगे। इसमें क्या हो रहा है कि दो आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो वियोजन में क्या होगा, दूसरा नंबर पे क्या आएगा, वियोजन। क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया मतलब क्या होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, वियोजन अभिक्रिया बोला जाएगा। जैसे देखिए क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर किसी बाह्य कारक द्वारा, क्या लिखेंगे, किसी बाह्य कारक द्वारा टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब एकल उत्पाद टूट करके किसी बाह्य कारक के माध्यम से दो या दो से अधिक उत्पाद देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया हमको क्या बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया बोली जाती है। अब देखिए क्या लिखे जा सकते हैं, जैसे मेरे पास AB है, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे, मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ेंगे, चाहे एनर्जी देने पड़ेंगे, चाहे ऊर्जा देना पड़ेगा, चाहे उष्मा देना पड़ेगा, चाहे प्रकाश देना पड़ेगा, चाहे विद्युत देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से ये क्या करेंगे, टूटेंगे, और टूटेंगे तो मुझे A देगा और क्या देगा। जैसे देखिए मेरे पास H और Cl, अगर उसको तोड़ा जाएगा तो ये देगा H2 प्लस Cl2। इसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ लेने पड़ेंगे, मैं फिलहाल अभी तोड़ करके एग्जांपल बता रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे अगर CaCO3 मेरे पास है, इसमें विद्युत धारा अप्लाई करेंगे तभी जाकर के होगा, मतलब धारा लगाएंगे एक्वस मतलब जलीय विलयन में। HCl के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं गर्म कर दूं तो ये दे देगा क्या चीज, CaO प्लस CO2 मुक्त हो जाएगा। मतलब दो भागों में क्या कर गया, टूट गया। एकल अभिकारक इसमें टूट रहा है, दो या दो से अधिक में टूट रहा है, या दो में टूट रहा है, कम से कम कितने में टूटना चाहिए, दो में टूटना चाहिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोला जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बोलिए संयोजन का विपरीत है कि नहीं। संयोजन में क्या हो रहे थे, दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे थे और एक बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक टूट करके कितने परिवर्तित हो रहा है, दो में दे रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक, अब देखिए जो बाह्य कारक की मैं बात किया था, किसी बाह्य कारक की, वो बाह्य कारक ये हो सकता है, पहला उष्मा हो सकता है, मतलब कि उष्मा देंगे तब हो सकता है टूटे, नहीं तो प्रकाश देंगे तब हो सकता है टूटे, नहीं तो हो सकता है कि मुझे विद्युत धारा देने पड़ेंगे, विद्युत धारा देने पड़ेंगे। तो क्या बोलेंगे कि इसको अगर बात किया जाए, उष्मा दिए जाएंगे तो उसमें भी अभिक्रिया,
अगर प्रकाश दिया जाए तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, और विद्युत धारा दिया जाए तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाने जाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के होंगी। एक पहला, उष्मा के माध्यम से टूट रहा है तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और अगर प्रकाश के माध्यम से टूट रहा है तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगे, और अगर विद्युत के माध्यम से टूट रहा है तो हम क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो मैं एक एक चर्चा कर रहा हूं, देखिए, चलिए मैं एक एक की बात कर रहा हूं। देखिए इधर कौन सी अभिक्रिया? मेरा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रियाएं या अभिक्रिया के प्रकार। देखिए पहला, हम पहले 3 लिख दे रहे हैं, उसके बाद में बात कर रहे हैं। पहला, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, ठीक। तीसरा देखिए आएगा मेरा विद्युत क्या चीज? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। कितने हो गए? 3 हो गया। पहला मेरा क्या है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा मेरा क्या है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया है जो उष्मा के माध्यम से वियोजित होती है, उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। वे अभिक्रियाएं जो उष्मा के माध्यम से वियोजित होती है या उष्मा देने में विखंडित होती है, ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ठीक। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, और एग्जाम्पल देखिए, मैं उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल लिख रहा हूं, CaCO3। जब CaCO3 को हम गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा? CO2 मुक्त हो जाएगा, और साथ ही साथ जब इसमें से CO2 निकल गया, C निकल गया, O2 निकल गया, तो क्या बच गया? Ca और O, CaO। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास Na2CO3 है, अगर कार्बोनेट है तो इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये टूट करके मुझे क्या देगा? देगा हमको Na2O और प्लस क्या दे देगा? CO। इस तरीके से क्या होंगे? टूटेंगे। उसी तरीके से अगर हम इनके जगह पे मान लीजिए कि K2CO3 लिए हैं, तो ये भी गर्म करने पे क्या देगा? देगा मुझे K2O और प्लस क्या दे देगा? इस तरीके से हम अभिक्रियाओं को क्या कर लेंगे? तोड़ लेंगे उष्मा के माध्यम से। तो ऐसी अभिक्रियाओं किसके नाम से जाना जाएगा? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। मतलब ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें उष्मा देने पर यह वियोजित होती है, विखंडित होती है, टूटती है, तो ऐसे अभिक्रिया क्या बोला जाएगा? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरी हमारी अभिक्रियाएं क्या है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। मतलब वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश के माध्यम से क्या होती है? टूटती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर वो वियोजित होती है तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने लिया AgCl, और अगर हम इसमें प्रकाश डालेंगे, और प्रकाश डालेंगे तो क्या हो जाएगा? Ag अलग, और क्या हो जाएंगे? Cl2। देखिए इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या करने पड़ेंगे? 2 से गुणा करने के पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर मेरे पास AgBr है, इसमें क्या देंगे? प्रकाश, मतलब सूर्य के प्रकाश देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? 2Ag प्लस क्या मिल जाएंगे? Br2 मिलेंगे। तो इस तरीके से अभिक्रियाएं हमारी क्या होंगी? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। मतलब ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश के माध्यम से वियोजित होता है, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। थर्ड नंबर मेरा देखिए क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। मैं थोड़ा मिटा लूँ इसे, उसके बाद मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। चलिए, कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश
हो गया विद्युत वियोजन अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो विद्युत धारा के माध्यम से उसे वियोजित किया जाता है, तोड़ा जाता है, विखंडित किया जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को किसके नाम से जाना जाएगा? विद्युत वियोजन अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाएगा। जिसमें देखिए हम जब भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे देखिए मैं H2 लिया, H2O लिया, जब हम H2O में क्या डालेंगे? विद्युत धारा डालेंगे, तो विद्युत धारा का मतलब होता है दो वायर। अगर हम दो वायर लेंगे तो दो वायर को एक पॉजिटिव दिखाएंगे और एक निगेटिव दिखाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। और इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कैथोड। एक को बोलेंगे एनोड तो दूसरे को क्या बोलेंगे? कैथोड। अब देखिए जब हम H2O को तोड़ेंगे तो मुझे H प्लस भी मिलेगा और O मिलेगा डबल माइनस। जैसे ही मैं दो तार दो इस जल में डालेंगे हम, तो इस जल में जो कैथोड और एनोड के दो तार डाले जाएंगे तो उस तारों पर पॉजिटिव निगेटिव आएगा और इस ये विखंडित होकर के मुझे क्या देगा? H प्लस और O माइनस। तो निगेटिव वाला जो पार्ट है वो कहाँ पहुंच जाएगा? आपका पहुंच जाएगा हमारा एनोड पे, और एनोड पर आकर के वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और त्यागने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में। और जो कैथोड है उस कैथोड पर जो H आएगा और H कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मेरा H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम H2O में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो H2O में जो H प्लस आएगा और O डबल माइनस मिलेगा, तो H मेरा कन्वर्ट होकर के किस में चला जाएगा? H2 में, और O कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा? H2 में। तो H2 किस पे जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे, और जो O2 होगा वो कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो पॉजिटिव पे जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो किस पे जाएगा? निगेटिव पे जाएगा। जैसे ही कैथोड पर अगर H गया तो वो H कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल हो जाएगा और बन जाएगा क्या? H2। और O माइनस किससे लेकर के? एनोड से। एनोड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और ट्रांसफर करने के बाद किससे परिवर्तित हो जाएगा? O2 में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरीके से दो गैसें मुझे मिलेंगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? H2 और O2। विद्युत धारा अगर जल में प्रवाहित करेंगे तो एक H2 गैस मिलेगा और एक O2 गैस मिलेगा। यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है कि जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दो गैसें मिलती हैं, एक गैस मिलती है H और एक गैस मिलती है O, जिसमें एक गैस दूसरी गैस के दो गुना बनते हैं, तो वो गैस कौन सी है? तो देखिए हम जब भी समीकरण, चाहे वो वियोजन लिखे चाहे संयोजन लिखे, उस समीकरण को मुझे संतुलित करना आवश्यक होगा। तो संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार है? दो बार है, और यहाँ कितनी बार है? एक बार है। तो हम क्या कर लेंगे कि अगर इस H2O में अगर 2 से गुणा कर लेंगे तो बोलिए ऑक्सीजन दो बार हो जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कितनी बार हो जाएगा? दो दूनी के चार। तो यहाँ पे कितनी बार लिखने पड़ेंगे? दो, दो दूनी के चार। अब बताइए कि हाइड्रोजन गैस कितना है? दो है, तो ऑक्सीजन गैस कितनी है? एक है। मतलब अगर ये 2 लीटर बनेगा तो ऑक्सीजन कितने लीटर बनेंगे? 1 लीटर बनेंगे। और अगर ये 4 लीटर बना तो ये कितना बनेगा? 2 लीटर बनेगा। अगर ये 10 बना तो ये कितने? 5 लीटर बनेंगे। और अगर ये आधा लीटर बना तो ये कितने लीटर बनेंगे? 1 लीटर बनने पड़ेंगे। यानी हर कंडीशन में H2O में अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी उनका अनुपात हमेशा क्या होगा? 2:1 का होगा। क्योंकि जब ये बना हुआ है 2:1 के अनुपात में बना हुआ है, ये टूटेगा भी 2:1 के अनुपात में ही क्या करेगा? टूटेगा। इस तरीके से हम अभिक्रिया क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन। कुछ और एग्जांपल लिख रहे हैं, चलिए देखिए यहाँ पे। उसी तरीके से अगर मैं HCl लिया, अगर मैं क्या लिया? HCl, लेकिन ध्यान रखिएगा HCl अगर हम लेंगे तो जलीय लेंगे। HCl कैसा होना चाहिए? जलीय होना चाहिए। और अगर हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा, एक प्लस और एक माइनस में। जो वायर मैं डालूंगा, वायर का मतलब कि इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलेंगे? कैथोड, और इसको क्या बोलेंगे? एनोड। तो ये जो Cl होगा वो एनोड पे जाएगा और H जो होगा वो कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे।
तो ये गैस से H जब कैथोड पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा कैथोड से और बना करके मुझे क्या देगा, H2 गैस। दूसरा Cl एनोड पे जाएगा तो कितनी गैसें देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। मतलब जब हम HCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, जिसमें से Cl एनोड पे जाएगा और H कैथोड पे जाएगा, तो H H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl Cl2 में। तो उसी तरीके से देखिए कि अगर हम HBr लेते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो ये H किससे बदल जाएगा, H2 में, और Br किससे बदल जाएगा, Br2 में। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऐसा हो रहा है। अगर मान लीजिए मेरे पास NaCl है और NaCl में, अगर NaCl के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो इसमें दो प्रकार की एलिमेंट मिलेंगे। जैसे देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये देगा प्लस और ये देगा क्या, माइनस। और जो मेरा इलेक्ट्रोड होगा जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं, जिसको एनोड और कैथोड के नाम से जाना जाता है, इसमें से जो सोडियम होगा वो कैथोड पे जाके क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा और चिपने के बाद वो Na में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दूसरा जो Cl होगा वो कहाँ जाएगा, एनोड पे, और अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl2 में। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं Na और दूसरा क्या लिख सकते हैं, Cl2। और Na किस में आएगा, सॉलिड में, और Cl2 किस में आएगा, गैस में। इस तरीके से हम विद्युत धारा का प्रवाह करके किसी भी विलयन को तोड़ सकते हैं। और अगर हम तोड़ लेंगे तो ऐसी अभिक्रिया किसके नाम से जाना जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। अभी मेरे पास दो तरीके की अभिक्रियाएं हुई है। ठीक, तीसरी अभिक्रिया है, देखिए ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए हमने कितना दो तरीके का अभिक्रियाएं पढ़ा अभी तक। एक पढ़ा हमने संयोजन अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया हमने क्या पढ़ा, वियोजन। और वियोजन अभिक्रिया में कितने, वियोजन अभिक्रिया में तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया और एक होता है विद्युत प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, दूसरी हमारी क्या होती है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो उष्मा देने पे वियोजित हो जाती है, टूट जाती है, विखंडित हो जाती है, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। और दूसरा ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश देने पे वियोजित होती है, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा हमने अभी बोला था कि जब विद्युत देने पे अगर कोई अभिक्रिया विखंडित हो रही है, टूट रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब मेरा तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे करें, परिभाषा लिखना है और अभिक्रिया के प्रकार है, वो है हमारा कौन सा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे विस्थापन क्या अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब जो भी अभिक्रियाएं होंगे तो थर्ड नंबर मेरा क्या रहा है, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया का मैं पहले ओरल परिभाषा बता रहा हूं, उसके बाद हम पहले कुछ और पढ़ेंगे, तब जाकर के प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन का सीधा मतलब समझिए, या विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन का मतलब सीधा सीधा हटाना। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, अगर वो हटा दे रहा है तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोला जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये शर्त आ रही है कि वो हटाएगा क्यों, कब हटाएगा, कब हटाएगा। मतलब अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जब हटा रहा है तो ऐसा क्यों हट कर रहा है, या हमको कैसे समझ में आएगा कि कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट को हटाएगा। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए मुझे सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या पढ़ने पड़ेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी, या इसी को हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलेंगे, सक्रियता श्रेणी। ठीक, नोट भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मुझे सबसे पहले इसे पढ़ना पड़ेगा। बिना इसे पढ़े ना हम अम्ल पढ़ पाएंगे, ना क्षार पढ़ पाएंगे, ना धातु पढ़ पाएंगे, ना अधातु पढ़ पाएंगे।
नहीं हम धातु की अभिक्रिया पढ़ पाएंगे, नहीं नहीं हम अम्ल की अभिक्रिया पढ़ पाएंगे, नहीं क्षार की अभिक्रिया पढ़ पाएंगे। इसलिए मुझे प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब ये है कि जो धातुएं होती है उनकी क्रियाशीलता, मतलब वो कितने अभिक्रियाशील है, उन तत्वों की अभिक्रियाशीलता के या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अगर हम व्यवस्थित कर दें तो जो भी श्रेणियां प्राप्त होगी उस श्रेणी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी। और जो भी आते हैं वो आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, तो आक्सीकरण विभव अपचयन विभव 10th में नहीं है, वो क्या है 11th में और 12th में है। तो आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के आधार पर हम नहीं देखेंगे, केवल हम क्या जानेंगे, रासायनिक सक्रियता के आधार पे कि कौन से एलिमेंट कितने सक्रिय है, उनके बढ़ते या घटते हुए क्रम में अगर हम व्यवस्थित कर देते हैं जो श्रेणियां प्राप्त हो जाएगी उस श्रेणी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी का मैंने तो बोल दिया कि ऐसे ऐसे अगर हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। मतलब तत्वों को या तो घटते हुए सक्रियता के क्रम में या बढ़ते हुए सक्रियता के क्रम में अगर हम अरेंज कर देते हैं तो जो श्रेणियां प्राप्त हो जाएंगी उन श्रेणियों को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जानेंगे। अब देखिए विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है वो हाइड्रोजन को मानक मान बनाई गई है। हाइड्रोजन का मानक मान का मतलब ये कि हाइड्रोजन का जो सक्रियता होता है उस हाइड्रोजन की सक्रियता से अगर कोई ऊपर चल रहा है तो मान लिया जाएगा, या हाइड्रोजन से अगर वो ऊपर चल रहा है तो माना जाएगा कि वो सक्रिय है, और अगर उसके नीचे गए तो वो सक्रिय नहीं है, कम सक्रिय है। या सीधा सीधा मतलब समझिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसकी सक्रियता घटेगी और नीचे से ऊपर जाएंगे तो सक्रियता बढ़ेगा। अब देखिए मैं कुछ एलिमेंट की सक्रियता लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, क्या लिखेंगे, श्रेणी। तत्वों को बढ़ते या घटते हुए क्रम में, तत्वों के बढ़ते या घटते हुए उनके सक्रियता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणियां प्राप्त होती है उसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए सक्रियता श्रेणी, मैं एक लाइन खींचा, ठीक, और इस लाइन के को हाइड्रोजन बना ले, इसके नीचे चलेंगे, सबसे ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले आएगा के आपका, उसके बाद क्या आएगा, Na आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा Ca, ठीक। उसी तरीके से फिर आएगा मैग्नीशियम आपका आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका एल्युमिनियम, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा, जिंक आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, Sn, चलिए Sn से ऊपर पहले मैं Fi लिख रहा हूं और Sn पे भी छोड़ दो, चलो उसके बाद मैं चल रहा हूं Ag, Ag नहीं आता है, पहले आता है Cu आता है, ठीक। उसके बाद आता है क्या चीज, Hg, उसके बाद आता है हमारा Ag, अब फिर आता है क्या चीज, ठीक। अगर चाहेंगे तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं Sn और क्या चीज, Pb। मतलब सबसे अगर अधिक सक्रिय माना जाए, देखिए 10th लेवल के लिए इतना बहुत है, मतलब अगर 10वीं क्लास की अगर हम बात करें तो जितना मैं यहाँ पे तत्व लिखा हूँ वो 10th के लिए सफिशियंट है। अगर हम 11th 12th की बात करेंगे तो इससे ज्यादा आएंगे, और हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी 11th 12th में पढ़ेंगे, लेकिन उसको थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल 10th के लिए ये हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, उसमें हम लोग विभव पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐसे मान लेते हैं कि ये क्या है, अधिक सक्रिय, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे एलिमेंट की क्या है, सक्रियता के क्रम में घटते हुए लिखा गया है। जिसमें सबसे टॉप पे कौन है, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Sn, Pb, Hg, Cu, Ag, Hg, Au, Ag और K। ये हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो एलिमेंट आ रहे हैं उसकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। अब देखिए मैं 2 पॉइंट केवल लिख रहा हूं, अब मैं इसके एग्जांपल रखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए पहला, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाले तत्व होंगे क्या लिखेंगे, विद्युत रासायनिक, रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाला तत्व, ऊपर वाला तत्व अधिक सक्रिय होता है, क्या होता है, अधिक सक्रिय, और नीचे वाला क्या होता है, कम होता है। दूसरी बात, श्रेणी में ऊपर से
नीचे आने पर सक्रियता घटता है। क्या लिखेंगे? सक्रियता घटता है। थर्ड नंबर क्या लिखेंगे कि अगर कोई विलयन दिया हुआ है, अगर किसी धातु का विलयन दिया हुआ है और उस विलयन में मैं ऐसा कोई धातु डाल रहा हूं जो उस धातु से अधिक सक्रिय है या विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, तो वो नीचे वाले तत्वों के उनके लवण के विलयन से हटा देगा। जैसे जेडेन या कोई तत्व ऊपर है और नीचे वाले के तत्व के विलयन में अगर हम ऊपर वाले को डाल रहे हैं तो ऊपर वाला अधिक सक्रिय होने की वजह से नीचे वाले को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। मतलब ये कि अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्वों के लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। लवण के विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित। चलिए एग्जाम्पल रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, मैं लिया क्या? CuSO4 और इस CuSO4 में हम क्या डाल रहे हैं? Fi डाल रहे हैं और अभिक्रिया लिख रहे हैं। अब देखिए ये अभिक्रिया संभव होगा कि नहीं होगा, तो उसमें हमको देखना पड़ेगा इस धातु की स्थिति और इस धातु की स्थिति। अगर ये Fi की स्थिति इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर पाया गया और कॉपर का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान नीचे पाया गया, तो FiCu को हटा देगा और नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये Fi जो है देखिए यहाँ पे है और Cu कहाँ पे है? नीचे है। इसका मतलब कि Fi कॉपर से क्या है? अधिक सक्रिय है, इसलिए Fi कॉपर को क्या कर देगा? उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा। तो अब जब मैं इसको हटाऊंगा तो बोलिए कॉपर पे 2 प्लस आता है। जब कॉपर पे 2 प्लस आता है तो SO4 पे क्या आएगा? डबल माइनस आएगा और Fi इसी के जगह पे आएगा तो Fi पे कितने प्लस? 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉमन नंबर सेम नंबर जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं? कॉमन। तो बन जाएगा FiSO। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? FiSO4 प्लस, देखिए कॉपर अलग हो गया तो कॉपर को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी का ये एप्लीकेशन, मतलब इसका अनुप्रयोग या ये कहे कि इसका एग्जाम्पल। दूसरा मैं और क्वेश्चन रख रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन दिया है और ऐसे क्वेश्चन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो अगर मुझे विद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं पता है तो जो भी विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे उस अभिक्रिया को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए, जैसे H2SO4 लिया है और इसमें कह रहा है कि हमको क्या करना है? सोडियम डालना है। तो ये बताइए कि ये सोडियम मैं जब इसमें डाल रहा हूं तो इस सोडियम को मुझे देखना पड़ेगा कि क्या हाइड्रोजन से वो ऊपर है। अगर हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो सोडियम इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा? हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। देखिए सोडियम का स्थान और हाइड्रोजन का स्थान, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है और सोडियम कहाँ पे है? यहाँ पे। इसका मतलब कि कई एलिमेंटों से ऊपर है, मतलब ये अधिक सक्रिय होगा और ये क्या होगा? कम। तो पहले इसको आप तोड़िए, तो इसको तोड़ेंगे तो H प्लस देगा और SO4 डबल माइनस देगा। ये इसको क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो हम लिखेंगे Na प्लस और SO पे क्या? डबल माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? Na2 और SO4। इस तरीके से हम यौगिक को क्या कर लेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से लिख लेंगे। और साथ में क्या निकलेगा? H2 भी निकलेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है? अम्ल है और ये हमारा क्या है? धातु है। तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया किसी भी विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास HCl है और हमने इसमें क्या डाला? जिंक डाला। अब देखिए क्वेश्चन 2022 का भी 24-23 का पूछा गया है। अब देखिए जब हम जिंक को इस HCl में डालेंगे तो ये हम ध्यान रखेंगे कि जो मैं एलिमेंट डाल रहा हूं जिस यौगिक में, उसमें जो धनायन होंगे क्या उससे डालने वाला एलिमेंट अधिक सक्रिय है? अगर ऐसा है तो हम क्या कर लेंगे?
इसको इसमें डालते ही यह एलिमेंट इसको रिप्लेस कर देगा। तो देखिए जब ये निकलेगा तो H प्लस और Cl माइनस, तो मैं लिख दिया Cl माइनस, और जिंक पे क्या आएगा, डबल प्लस आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग सीख चुके हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो नंबर गुणा या भागा होता है वही हमारा रासायनिक समीकरण होता है। तो ये हो जाएगा जिंक क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जब निकलेगा तो क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। इसका मतलब कि हमने HCl में जिंक डाला तो मुझे क्या दिया, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हम अभिक्रिया को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब जो भी अभिक्रिया आएंगी वो विस्थापन, इसके साथ साथ मैंने जो भी शुरू शुरू में लिखा था कि ये अभिक्रियाएं इसके साथ इंक्लूड होती हैं, उन सभी अभिक्रियाओं को हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, उसमें अभिक्रिया नेक्स्ट भी लिखेंगे, ठीक है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के जो भी टाइप्स आएंगे उन टाइप की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, आज के लिए क्या है, इतना बहुत है। थैंक यू, धन्यवाद।